नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और आज मैं व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आई हूँ बच्चों, जो है अविकारी शब्द या अव्यय। बच्चों, आपको याद होगा जब हमने शब्दों का वर्गीकरण सीखा था, तब हमने प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा था। पहला विकारी शब्द और दूसरा था अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। यानी बच्चों, अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। बच्चों, विकारी शब्द पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आप मेरी वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अविकारी शब्दों का क्या अर्थ है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं अविकारी शब्दों के बारे में। आइए बच्चों, अब जानते हैं कि अव्यय का क्या अर्थ है, अव्यय किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या कहती है। बच्चों, अजमा व्यय यानी जो व्यय न हो उसे हम अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों का स्वरूप नहीं बदलता, अर्थात जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता बच्चों, उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे जब, तब, अभी, इधर, उधर, वहां आदि। ये जो शब्द हैं, ये अविकारी शब्द के उदाहरण हैं बच्चों। यदि हम एक शब्द को लें जब, तो इसका कोई स्त्रीलिंग नहीं होगा, हम जभी नहीं कर सकते, है ना। तो इसमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई भी परिवर्तन या विकार नहीं होता, उसे हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं बच्चों। अब जानते हैं बच्चों कि अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, अविकारी शब्द के 5 भेद हैं। कौन कौन से? पहला भेद है क्रिया विशेषण, दूसरा भेद है संबंध बोधक, तीसरा भेद है समुच्चय बोधक, चौथा भेद है विस्मयादि बोधक, पांचवा भेद है निपात। तो बच्चों, इनका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। आइए अब चलते हैं अविकारी शब्द के पहले भेद की ओर, और पहला भेद है क्रिया विशेषण बच्चों। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया विशेषण यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। कैसे? जैसे पहला उदाहरण है हमारा, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। मुस्कुरा रही है ये क्रिया हुई, और कैसे मुस्कुरा रही है, यानी उस क्रिया की क्या विशेषता है? मंद मंद यानी धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। दूसरा उदाहरण है, वह बहुत रोया। रोना क्रिया होता है बच्चों, और इस क्रिया की क्या विशेषता है? बहुत, यानी वो रोया कितना? बहुत। तो बच्चों, इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से आप क्रिया विशेषण जान गए होंगे। आगे चलते हैं। बच्चों, क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इनको विस्तार से जानते हैं। तो आइए चलते हैं क्रिया विशेषण के पहले भेद की ओर, और पहला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? पहले परिभाषा की ओर चलते हैं। तो जो शब्द क्रिया के होने की विधि विधि यानी तरीका बताते हैं, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक विशेष बात और, कि क्रिया में कैसे लगाकर प्रश्न करने से, यानी कैसे लगाकर के प्रश्न करने से हमें जो उत्तर मिलेगा, वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उदाहरण के माध्यम से चलते हैं, समझते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, जैसे वह धीरे धीरे चलती है।
हमने क्रिया के साथ प्रश्न किया, कैसे चलती है? धीरे-धीरे। तो ये उसके चलने का तरीका है, ये ढंग है, कैसे? धीरे-धीरे। तो वो उसकी विशेषता हो गई। तो यानी वह धीरे-धीरे चलती है, यहाँ हमारा धीरे-धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और हमने कैसे प्रश्न किया? कैसे लगा करके, किसमें? क्रिया में। जैसे कि चलती है, तो कैसे चलती है? धीरे-धीरे। दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं, जैसे वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? ध्यानपूर्वक। तो ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा उदाहरण है, घोड़ा तेज दौड़ता है। प्रश्न किया हमने, कैसे दौड़ता है? तेज। उसी प्रकार चौथा उदाहरण है हमारा, श्याम जोर-जोर से चिल्ला रहा है। कैसे चिल्ला रहा है? उसका चिल्लाने का ढंग कैसा है? जोर-जोर से। तरीका कैसा है? जोर-जोर से। तो यानी यहाँ पर जोर-जोर से जो है, वो क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आपको समझ में आ गया होगा? यानी हम क्रिया में जब प्रश्न करते हैं किस कैसे लगा करके, तो जो हमें उत्तर मिलता है, तो वो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब चलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बाद दूसरा है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण बच्चों। ये हमारा क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है। तो बच्चों, स्थान का अर्थ होता है जगह और वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, यानी स्थान बताने वाला। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। किसका? स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चों, जैसे कि अगर हम बोले कि यानी अगर हम सरल शब्दों में बोले तो यानी होने वाली क्रिया के स्थान का बोध जहां पर हो, वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। और इसमें एक विशेष बात है कि हम क्रिया में कहाँ लगाकर प्रश्न करते हैं और जो हमें उत्तर प्राप्त होता है, वो हमारा स्थान होता है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा वो। उदाहरण के द्वारा जानते हैं, समझते हैं। पहला उदाहरण है, हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं। तो अगर हम प्रश्न करते हैं क्रिया के साथ कि कहाँ कुशल पूर्वक है, तो यहाँ। यहाँ कहाँ पर? यानी जहां पर वो रह रहे हैं, जहां पर वो हैं। तो उत्तर मिल गया हमें। तो ये यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा उदाहरण है, धर्म की सर्वत्र विजय होती है। सर्वत्र का अर्थ होता है बच्चों सभी जगह, यानी सब चारों तरफ, हर जगह। तो यानी धर्म की सर्वत्र विजय होती है। अगर हम क्रिया में प्रश्न करेंगे कहाँ लगा करके, तो अगर हमने प्रश्न किया कहाँ विजय होती है, तो सर्वत्र यानी सभी जगह। तो उत्तर मिल गया हमें। तो यानी ये हमारा क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा उदाहरण है हमारा, वह मेरी दाहिनी तरफ सोता है। कहाँ सोता है? उत्तर प्राप्त हुआ हमें दाहिनी तरफ। तो ये हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। चौथा उदाहरण है हमारा, पिताजी बाहर घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? बाहर। तो बच्चों, इस प्रकार आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण छांटने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आइए चलते हैं क्रिया विशेषण के तीसरे भेद की ओर, और तीसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, काल का अर्थ होता है समय और वाचक यानी बताने वाला। तो कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या कहती है? बच्चों, जो शब्द क्रिया की काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेष बात, जब हम वाक्य में क्रिया के साथ कब लगा करके प्रश्न करेंगे, तब हमें कालवाचक यानी उसकी कालवाचक क्रिया विशेषण का पता चल जाएगा। कैसे? जैसे देवदत्त परसों आएगा। अब क्रिया क्या है इसमें? आएगा। तो हमने प्रश्न किया कब आएगा, तो उत्तर प्राप्त हुआ हमें परसों। तो ये परसों हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है बच्चों।
दूसरा उदाहरण है सदा सत्य बोलो। हमने प्रश्न किया, क्रिया में प्रश्न किया हमने क्या लगा करके? कब लगा करके। कब कब बोलो? सदा। सदा यानी हमेशा सत्य बोलो। तो उत्तर प्राप्त हो गया हमें। तो यानी यहाँ पर सदा शब्द जो है वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ बच्चों। तीसरा उदाहरण है हमारा वह दिन भर सोता है। कब सोता है? दिन भर। दिन भर का अर्थ होता है यानी पूरे दिन। तो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा हुआ? क्या हुआ? दिन भर। चौथा उदाहरण है बच्चों गाड़ी आज सवेरे आने वाली थी। कब आने वाली थी? आज सवेरे। समय का पता चल रहा है। कब आने वाली थी? आज सवेरे। तो क्या हुआ हमारा ये? कालवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों इन उदाहरणों के माध्यम से आपने जान लिया होगा कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आइए अब चलते हैं क्रिया विशेषण के चौथे भेद की ओर, जो कि आखिरी भेद है। और कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण, यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाण का क्या अर्थ होता है बच्चों? परिमाण का अर्थ होता है मापतोल। वाचक यानी बताने वाला। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण यानी मापतोल को बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चों इसमें वाक्य में जब हम विशेषण क्रिया विशेषण की पहचान करेंगे तो हम क्रिया के साथ कितना लगा करके जब प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा। तो जो उत्तर जो हमें प्राप्त हुआ वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे पहला उदाहरण है हमारा कम बोलो। कितना बोलो? कम। तो इसमें मात्रा का पता चल रहा है कि यानी कम बोलो। दूसरा उदाहरण है थोड़ा खाओ खूब पचाओ। तो बच्चों खाओ और पचाओ ये हमारी क्रियाएं हैं। अब हम इनमें प्रश्न करते हैं कितना खाओ? तो थोड़ा। मात्रा का पता चल रहा है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाओ। तो ये थोड़ा जो है वो हमारा क्रिया विशेषण है। कौन सा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। खूब पचाओ तो कितना पचाओ? प्रश्न किया हमने तो खूब। इसी तरह से तीसरा उदाहरण है हमारा अधिक उपजाऊ, यानी यह मिट्टी अधिक उपजाऊ है। तो हमने प्रश्न किया कितनी उपजाऊ? तो अधिक। तो मात्रा का पता चल रहा है कितनी उपजाऊ है? अधिक। तो अधिक यहाँ पर हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है बच्चों। चौथा उदाहरण है हमारा बंगाल में पटसन बहुत होता है। कितना होता है? कितनी मात्रा में होता है? तो यानी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो यानी बहुत होता है। तो यहाँ पर बहुत हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो बच्चों इस तरह से आपने क्रिया विशेषण के चारों भेदों के बारे में जाना। तो यानी पहला हमारा था, पहला कौन सा भेद था? पहला था हमारा रीतिवाचक, दूसरा था हमारा स्थानवाचक, तीसरा था हमारा कालवाचक और चौथा भेद था हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आगे भी चलते हैं, अभी आगे भी है। जानते हैं बच्चों विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। बच्चे अक्सर भ्रमित हो जाते हैं, वो विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर को समझ ही नहीं पाते। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसी परिभाषा हमारी कहती है विशेषण यानी वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उसी प्रकार कुछ शब्द दोनों रूप में ही प्रयुक्त होते हैं और वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए मैं कुछ उदाहरण लेकर आई हूं, समझेंगे। पहला उदाहरण है हमारा वह बहुत तेज बुद्धि वाला है। वह बहुत तेज बुद्धि वाला है। तो यानी अब उसकी बुद्धि कैसी है? बहुत तेज। तो ये हमारा क्या हुआ? विशेषण। कैसे पता करेंगे हम इसे? क्योंकि विशेषण की परिभाषा क्या कहती है?
जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर बुद्धि क्या है? संज्ञा शब्द है। तो बुद्धि कैसी है उसकी? बहुत तेज। तो यानी ये हमारा यहाँ पर विशेषण होगा बच्चों। इसी का दूसरा उदाहरण है, वह तेज चलता है। अब चलता है तो कैसे चलता है? तेज। तो उसकी क्रिया की क्या विशेषता है? तेज। तो यहाँ पर हमारा ये क्रिया विशेषण होगा बच्चों। दूसरा उदाहरण है, वह कम बात करता है। तो बात जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है और संज्ञा की उस बात की क्या विशेषता है कि कम। तो यानी यहाँ पर हमारा विशेषण होगा, वह कम बात करता है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, वह कम बोलता है। तो कितना बोलता है? कम। तो यानी क्रिया की क्या विशेषता है कि वो कम बोलता है। तो यहाँ पर हमारा क्रिया विशेषण होगा बच्चों। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण और उसके भेदों को और विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर को भली भांति समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।